हेलो गाइस, वेलकम। तो गाइस, लास्ट वीडियो में अपन ने जो कुछ भी देखा उस पे एक बार जरा शॉर्ट में नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने देखा था कि सी के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज रिकॉग्नाइज होती है। फिर अपन ने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर देखा कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। फिर कुछ रूल्स देखे वेरिएबल डिफाइन करते समय जिनको ध्यान में रखना होता है। फिर अपन को एक और चीज पता चली थी कि वेरिएबल डिफाइन करते समय अपने को उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है। तो कुछ बेसिक डेटा टाइप्स जो होते हैं वो भी अपन ने डिस्कस करे थे, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। इसके अलावा और भी होते हैं, वो आगे की क्लासेस में डिस्कस कर रहे होंगे अपन। ठीक है। उसके बाद अपन ने देखा था कीवर्ड्स क्या होते हैं। अपन ने पढ़ा था कि वेरिएबल नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए, वहां पे अपन ने देखा था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद अपन लोगों ने देखा था कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में जो अपन देखने वाले हैं उसके लिए अपने को कुछ बेसिक चीज का नॉलेज होना चाहिए। वो चीज क्या है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो देखो क्या होता है कि अपन जैसे नॉर्मली कुछ भी एक नॉर्मल पेज पे जब आप हाथ से लिखते हैं तो बहुत सारी एक के बाद एक लाइन जब अपने को चेंज करनी होती है, पेज खत्म हो जाता है तो अपन नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। तो उसके लिए तो अपन डायरेक्ट कर लेते हैं, पर यही काम अगर आपको कंप्यूटर में करना हो तो आपको एंटर की दबानी पड़ती है। क्या दबानी पड़ती है? एंटर। अब क्या होता है कि कोड चल रहा है, कोड के बीच में आपको कहीं पे एंटर दबाना है, तो क्या आप वहां पे जाके दबाओगे? नहीं, क्योंकि आप वहां पे अवेलेबल नहीं हो। यूजर ने कोड को चला दिया, आपका काम है एक बार कोड बनाना, तो नहीं हो। तो ऐसे आपको किसी कोड की लाइन के बीच में कहीं पे आप चाहते हो कि एंटर हो, मतलब एंटर की नेक्स्ट लाइन से आए उसके आगे का, तो वहां पे आप लिख सकते हैं \n। ये क्या करेगा? वहां पे न्यू लाइन कैरेक्टर कहलाता है। ये एक नई लाइन को ऐड कर देता है, एड्स अ न्यू लाइन। ठीक है। आपने जैसे ये लिख रहे हो, इसके बीच में मैं लिख देता \n। अगर ये कंप्यूटर में लिखा होता कोड के अंदर, कोड एडिटर में, नॉर्मल टेक्स्ट में आप MS वर्ड वगैरह में लिखेंगे तो वो वैसा का वैसा होगा। लेकिन अगर \n कोड के बीच में लिखेंगे तो वो न्यू लाइन कैरेक्टर को ऐड करता है। इसका यूज कैसे है सब अपन जब इसी वीडियो में अपन पहला अपना कोड सी प्रोग्राम का लिखने वाले हैं तो उसमें आपको ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। देन कोड लिखते समय एक और चीज अपने को ध्यान रखनी है कि अपन लोग एरिथमेटिक ऑपरेटर्स बचपन से पढ़ते आते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इनको एरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। पर अब क्या होता है कि अपन नॉर्मल मैथ में मल्टीप्लाई को क्रॉस से दिखाते हैं और डिवाइड को ये वाले सिंबल से, पर कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। प्लस माइनस को तो प्लस माइनस से दिखता है, लेकिन अगर आप कीबोर्ड में देखेंगे तो आपको ऐसे सिंबल दोनों नहीं दिखेंगे। आपको दिखेगा एक स्टार का सिंबल और एक फॉरवर्ड स्लैश। तो ये स्टार का मतलब होता है एस्टेरिक्स, या इसी को मल्टीप्लाई साइन आप बोलते हो, और ये होता है डिवाइड का साइन, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। ये न्यूमेरिक कीपैड पे आपको दिख जाएंगे। तो अपने को जहां पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशंस लगाने हैं वहां अपने को ये वाला सिंबल लगाने होंगे, क्योंकि कंप्यूटर में ये वाले नहीं, ये वाले चलते हैं। ठीक है गाइस, तो ये बात हो गई। इसके अलावा एक और ऑपरेटर आपको यहाँ पे पढ़ना है, परसेंट ऑपरेटर, या इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। परसेंट में आप इसको समझते होंगे, आप नॉर्मली इसको परसेंट में ही देखते होंगे, बट इसका मतलब परसेंट नहीं होता, इसका मतलब होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, इसको अपन डिटेल में वैसे आगे के जब अपन प्रोग्राम बनाएंगे तो इसका बहुत यूज होता है, तो ये अपन आगे डिटेल में समझ रहे होंगे। पर एक शॉर्ट बेसिक बता दूं मैं आपको कि जब आपके पास दो नंबर्स हो और उनके बीच में मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा होता है, जैसे कि मान लो A मॉड्यूलस B ऐसा लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये A को B से डिवाइड करेगा और जो रिमाइंडर बच रहा होगा वो एज अ आउटपुट देगा। जैसे कि मान लो आपके पास 5 है और मैं बोलूँ 5 को 3 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा? 3 वन ज़ा 3 और रिमाइंडर बचेगा 2। तो इसका आंसर क्या देगा ये? अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा है तो 5 मॉड्यूलस 3, 5% 3 ऐसा लिखेंगे आप, तो इसका आंसर 2 आएगा। क्योंकि ये ऑपरेटर क्या करता है, डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बच रहा है वो आउटपुट में देता है। और इसमें फिर वो प्लस माइनस का भी होता है कि कौन से का क्या साइन आएगा, तो वो सब डिटेल में अपन आगे देखेंगे। लेकिन अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि ये मॉड्यूलस ऑपरेटर कहलाता है। फिर होती है बात फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। तो अपन ने यहाँ पे 3 डेटा टाइप पढ़े, इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट। ये पिछले वीडियो में अपन ने देखे थे। तो अब क्या होता है, जब अपन इनपुट आउटपुट लेते हैं तो अपने को वहां पे इंट, कैरेक्टर और फ्लोट ऐसा नहीं लिखना होता, वहां पे उसका फॉर्मेट लिखना होता है, और इससे भी ज्यादा शॉर्ट में जाना पड़ता है। वेरिएबल डिफाइन करते समय तो आपको ये यूज करना है, लेकिन जब आप इनपुट आउटपुट लेंगे तो आप ये 3 नहीं लिखेंगे। आप इंटीजर के लिए क्या लिखते हैं? %d लिखते हैं। अब ये यहाँ पे परसेंट का मतलब मॉड्यूलस ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये अलग चीज है। यहाँ पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f और कैरेक्टर के लिए %c। ये याद रखना है। ये अभी आपको मतलब याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आप बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे तो ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f और कैरेक्टर के लिए %c। अब इसके अलावा एक स्ट्रिंग जैसे डेटा टाइप होता है, उसके लिए %s होता है, लेकिन अभी स्ट्रिंग अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। स्ट्रिंग जब अपन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा कि उसका कैसे यूज करते हैं। तो ठीक गाइस, तो ये थी कुछ सम बेसिक गाइडलाइंस जो थी, जो आपको दिमाग में रखनी है। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत बार ऐसा बोला था एग्जांपल देते हुए कि इस चीज की वैल्यू तुमको यूजर से लेनी है, इस चीज की वैल्यू तुमको आउटपुट देना है यूजर को। तो आज के वीडियो में अपने को यही डिस्कस करना है कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है और यूजर को आउटपुट कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सी में कोई बिल्ट इन कुछ है नहीं ऐसा यूज करने के लिए जिससे आप डायरेक्टली इनपुट आउटपुट ऐसा कर लो। ठीक है,
तो इसके लिए आपको दो फंक्शंस यूज करने होते हैं, एक का नाम है printf और दूसरे का नाम है scanf। तो ये दो फंक्शंस क्या होते हैं आज की क्लास में अपन इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं और इनको कैसे यूज करते हैं, फिर एक अपन सैंपल प्रोग्राम भी बनाएंगे अपना, ठीक है। तो printf और scanf फंक्शन वो दो फंक्शंस है। फंक्शन क्या होता है ये भी अपन जब फंक्शन पढ़ेंगे जब आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको यही याद रखना है कि जब भी आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना है, मतलब प्रोग्राम चलाने वाले से कुछ इनपुट लेना है और प्रोग्राम चलाने वाले को कुछ आउटपुट देना है, तो printf और scanf फंक्शन यूज करने पड़ते हैं। अब ये होता कैसे, तो सबसे पहले अपन एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन आउटपुट की बात कर लेते हैं, यूजर को कुछ भी चीज दिखाएं कैसे, कुछ भी चीज आउटपुट में कैसे दे अपना जो भी आंसर आ रहा है। तो देखो printf जो होता है वो आउटपुट के लिए यूज होता है, printf फंक्शन आउटपुट के लिए यूज होता है। अब आपको प्रिंट नाम से सबसे पहले प्रिंटर याद आ रहा होगा, या वो जो, तो उससे आपको क्या याद आता है, प्रिंटर से याद आता है प्रिंट, जिसका मतलब क्या होता है, अपन फोटोकॉपी वाले के यहाँ जाते हैं तो अपन प्रिंट निकालते हैं, मतलब एक पेज के ऊपर अपन सब कुछ निकाल रहे होते हैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में। तो यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है गाइस, इसका मतलब यहाँ पे वो नहीं है। इस printf का मतलब है यूजर को कुछ भी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना, मतलब आउटपुट के रूप में देना। जब भी अपन ऐसा बोलेंगे ना कि इस चीज को प्रिंट कराना है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि अपने को उसकी हार्ड कॉपी पेज पे निकालनी है, उसका मतलब होगा यूजर को स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, कुछ भी चीज यूजर को आउटपुट के रूप में देनी है, ठीक है। तो इसके लिए यूज होता है printf फंक्शन। अब इसका नाम थोड़ा प्रिंटर से मिलता जुलता है, लेकिन काम ऐसा है कि डिस्प्ले कराना, प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी इसमें नहीं निकलता, ठीक है गाइस। तो अब इसका यूज कैसे करते हैं, तो देखिए printf फंक्शन के लिए आपको पहले ऐसा लिखना है printf, जहां पे भी यूज होगा। अभी जब अपन कोड बनाएंगे तो ये वहां पे अपन यूज करेंगे। मैं चाहता तो आपको एक बार कोड डायरेक्ट दिखा देता और वहीं की वहीं समझाता, तो बहुत मुश्किल होता है उसको समझना और पहली बार में वो दिमाग में बैठता नहीं है। तो पहले मैं सब आपको थ्योरी में बता रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकल आपको करके बताने वाला हूँ। तो printf में क्या होता है, आपको पहले लिखना है printf स्मॉल लेटर्स में, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाना है, ये कर्व्ड ब्रैकेट्स, और ठीक है, ये कर्व्ड ब्रैकेट्स के अंदर एक होता है डबल कोट और एक होता है सिंगल कोट। ये होता है सिंगल कोट और ये होता है डबल कोट्स। तो अपने को डबल कोट का यूज करना है, इसका अपने को यूज करने की जरूरत नहीं है, डबल कोट्स का यूज करना है। तो अपने को क्या करना है, printf में ये जो डबल कोट्स के अंदर आप जो भी कुछ लिखेंगे वो यूजर को स्क्रीन पर दिखेगा। मतलब आपको कुछ भी चीज दिखाना है स्क्रीन पे, जैसे कि मान लो आपको हाय दिखाना है, हाय स्क्रीन पे दिखाना है, तो आप क्या लिखोगे, printf डबल कोट्स में लिख दोगे हाय, तो ये स्क्रीन पे दिखेगा यूजर को, ठीक है। या फिर आप हेलो वर्ल्ड दिखाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है printf और यहाँ पे डाल देना है हेलो वर्ल्ड, तो ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब कई बार क्या होता है कि हमको डायरेक्टली को टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं कराना होता, कई बार हमको रिजल्ट डिस्प्ले कराना होता है। जैसे कि मैं अगर लिख दूं 3+5 का क्या आंसर होता है ये आपको डिस्प्ले कराना है, तो अब आप वहां पे या तो डायरेक्टली 8 डिस्प्ले करके लिखो वहां पे ऐसा कोड्स में, नहीं तो फिर वहां पे यूज आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का, %d, %f, %c। वहां पे अपन printf में फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, इसके अंदर फिर आप क्या करते हैं, इसमें अपन ऐसा लिखेंगे printf, इसके डबल कोड्स के अंदर आप लिख देंगे %d, क्योंकि ये इंटीजर टाइप के हैं, %d, और %d की जगह आपको क्या डिस्प्ले कराना है, 3+5, और जब बस इसको बंद कर देंगे। तो ये क्या होता है, जब भी आपको कुछ ऑपरेशन की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, तो जिस जगह पे जो चीज डिस्प्ले होगी ना कैलकुलेट होके, उस जगह पे आपको उसका फॉर्मेट देना है, वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखनी, फॉर्मेट देना है। जैसे भी मैंने यहाँ पे %d दिया, क्योंकि 3+8 क्या होता है कि इंटीजर वैल्यू आएगी, 8 आएगी, तो इंटीजर के लिए अपन क्या यूज करते हैं, %d। तो मैं यहाँ पे printf में डबल कोट्स में %d लिखूंगा और कोट्स के बाहर कॉमा लगाऊंगा और वहां पे वो ऑपरेशन लिख दूंगा। तब ये 3+5 लिखा, जैसे वेरिएबल के फॉर्म में होता a+b, वो कुछ भी हो सकती थी और b की वैल्यू, या a × b है, कुछ भी होता, तो मैं कॉमा लगा के उसको बाहर लिखता और उसको जिस फॉर्मेट में बाहर डिस्प्ले कराना है वो मैं डबल कोड्स के अंदर लिखता। ये चीज क्या कैसे रन होती है और ये प्रैक्टिकली मैं आपको कोड में दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा। तो ये हो गई आउटपुट की बात। अब अपन बात करते हैं इनपुट की। इनपुट लेने के लिए गाइस सी में जो फंक्शन यूज होता है वो होता है scanf, ठीक है, scanf फंक्शन। तो अब scanf से आपको स्कैनर याद आ रहा होगा, है ना। तो क्या करता है स्कैनर, स्कैनर करता है हार्ड कॉपी को स्कैन, हार्ड कॉपी को स्कैन करता है स्कैनर। हार्ड कॉपी के अपन कोई भी चीज प्रिंट पेपर के फॉर्म में है तो उसको अगर आप स्कैनर से स्कैन करेंगे तो वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में चले जाती है, पर यहाँ पे इसका मतलब वो नहीं है। स्कैनफ यहाँ पे उसका मतलब वो नहीं है। आप इसको प्रिंटफ से भी रिलेट कर सकते हैं कि वहां पे जैसे प्रिंटर था उसका मतलब वो नहीं था, स्कैनर से भी, स्कैनफ से भी मतलब स्कैनर का नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब है यूजर जो डिस्प्ले स्क्रीन है, आउटपुट मॉनिटर, वहां पे कीबोर्ड की मदद से कुछ इनपुट दे रहा होगा आपको और वो चीज वहां से स्कैन करके आपको आपके वेरिएबल में स्टोर करानी है। मतलब वहां से उससे इनपुट लेना है और आपके वेरिएबल में स्टोर कराना है, ठीक है। तो इस तरह से अपन यूजर से
इनपुट लेते हैं किसी भी चीज़ को स्कैनफ फंक्शन की मदद से। अब स्कैनफ फंक्शन का फॉर्मेट कैसा होता है वो देखते हैं, ये आपको आगे जाके और क्लियर हो जाएगा, बट अभी देख लो। स्कैनफ में क्या होता है, वैसे ही पैरेंथेसिस आते हैं। अब इसमें आपको दो चीज़ें स्पेसिफाई करनी होती है। पहला तो जैसे वहाँ पे एक फॉर्मेट स्ट्रिंग मैंने बताया था, वो वहाँ पे कंपलसरी नहीं था। वहाँ पे अगर नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले करना है तो डबल कोट्स में सीधे लिख दो, वही डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर अपने को कुछ एक्सप्रेशन का आउटपुट या कुछ कैलकुलेट करके डिस्प्ले करना होता था, तो पहले अपन वहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग दे रहे थे और कॉमा लगा के कोड्स के बाहर अपन वो एक्सप्रेशन डाल रहे थे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे वहाँ पे आउटपुट के लिए था, यहाँ पे इनपुट के लिए, कि आप जो यूजर से वैल्यू इनपुट ले रहे हो वो किस फॉर्मेट में आपको स्टोर करानी है। अब भाई स्वाभाविक सी बात है, आप इनपुट लोगे तो उस पर कोई भी काम करने के लिए आपको उसको वेरिएबल में स्टोर करना होगा, ठीक है। तो आप स्कैनफ में दो चीज़ें देते हैं। आपने जो यूजर से इनपुट लिया, प्रोग्राम चलाने वाले ने आपको जो वैल्यू दी वो किस फॉर्मेट की थी और वो कौन से वेरिएबल में डलेगी, दो चीज़ें बतानी होती हैं। तो यहाँ पे अपन जैसे आप मान लो आपको लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है, आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। अब आपको एरिया कैलकुलेट करने के लिए लेंथ यूजर से इनपुट मांगनी पड़ेगी प्रोग्राम चलाने वाले से। तो अब लेंथ, इसके लिए आपने मान लो प्रोग्राम के अंदर एक वेरिएबल एल डिफाइन कर रखा है। तो मतलब आपको यूजर से इनपुट लेना है और एल में लेंथ की वैल्यू स्टोर करनी है। अब यूजर को मान लो 6 वैल्यू डालनी है, 6 मीटर, ठीक है, लेंथ है 6 मीटर, 6 उसको इनपुट देना है। तो 6 किस फॉर्मेट का है, इंटीजर फॉर्मेट का, मतलब %d यूज होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, और एल है वो वेरिएबल। तो अब यहाँ पे एक ऑपरेटर आपको और समझना होगा, इसको बोलते हैं एम्परसेंड ऑपरेटर, ठीक है, एम्परसेंड ऑपरेटर बोलते हैं इसको। एम्परसेंड मतलब सिंबल का नाम है, जैसे एस्टेरिक्स होता है ना, ये मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, इसको एस्टेरिक्स बोलते हैं, वैसे इसको एम्परसेंड बोलते हैं। लेकिन इसका एक्चुअल में नाम क्या है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसका काम क्या है, जैसे कि आप जब भी ऐसा लिखेंगे एंड एल, तो ये कंप्यूटर को ये बताएगा कि ये जो आपने वैल्यू इनपुट दी है वो आपको एल वेरिएबल का जो लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन जिसका नाम एल दिया है, वहां पे स्टोर करनी है। तो इसका यूज होता है स्कैनएफ के अंदर। तो फॉर्मेट पे आ जाते हैं दोबारा। स्कैनएफ में क्या होगा, सबसे पहले कोड्स में आप लिखेंगे फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में इनपुट चाहिए, %d इंटीजर फॉर्मेट में ले रहे हैं, फिर कोड्स बंद कर देने हैं और इसके बाद कॉमा लगाना है। देन आपको लगाना है एंड ऑपरेटर, मतलब ये एम्परसेंड ऑपरेटर, और इसके साथ में लिखना है वो ऑपरेटर जिसके अंदर ये वैल्यू जो इनपुट डालेगा यूजर वो स्टोर होगी, तो एंड एल। ये तरीका होता है स्कैनएफ लिखने का, ठीक है। अभी प्रोग्राम बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये तो समझ आ गया कि इनपुट आउटपुट लेने के लिए प्रिंटफ स्कैनएफ फंक्शन का यूज होता है। पर अब एक और चीज यहाँ पे अपने को क्लियर हो जाएगा, एक और चीज, कि हर प्रोग्राम की अपनी फिक्स एक जो फर्स्ट लाइन होने वाली है वो हमेशा फिक्स रहने वाली है, वो होने वाली है #include stdio.h। अब stdio.h क्या है, stdio.h एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। अब ये क्या होता है, ये चीज आपको आगे की फर्दर क्लासेस में जब अपन पढ़ेंगे वहां समझ आएगी। अभी अपने को इनिशियल लेवल पे सिर्फ ये समझ के रखना है कि stdio.h एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। #include एक कीवर्ड है, इसकी मदद से आप इसको अपने प्रोग्राम में कनेक्ट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे इसको कनेक्ट क्यों कर रहे हैं भाई, ये क्या चीज है। तो देखो, अभी आपने ये जो स्कैनएफ फंक्शन पढ़ा और फिर जो प्रिंटफ फंक्शन पढ़ा था, वो दोनों इसके फंक्शन है। मैंने आपको पहले बताया सी में कुछ ऐसा बिल्ट इन नहीं है जिससे आप डायरेक्टली इनपुट आउटपुट कर सको। उसके लिए आपको प्रिंटफ स्कैनएफ फंक्शन यूज करना होता है, और प्रिंटफ स्कैनएफ फंक्शन इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जिसका नाम stdio.h है, इसके फंक्शन है। तो अब उन दोनों का यूज करना है तो पहले इसको प्रोग्राम में जोड़ना होगा, और इसको जोड़ने के लिए आपको पहली लाइन हर प्रोग्राम की लिखनी होगी, #include, ये एरो बना के एंगल्ड एरो stdio.h। ये प्रोग्राम बनाएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। इसके फंक्शन है दोनों। ये लगाए बिना डायरेक्ट प्रिंटफ स्कैनएफ यूज करोगे तो एरर आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है वो क्या है। उसकी डेफिनेशन इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होगी हमारी। ये चीज अब आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मेन फंक्शन के बारे में। तो गाइस क्या होता है, जैसे भी कोई भी आप कोड लिखते हैं ना, तो एक होता है कोड का मेन पार्ट, जहां से सारी चीजें कॉल होती है, जहां से ही मेन एल्गोरिथम जहां पे दिया जाता है। मतलब आप कोई भी एक सी प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रिंटफ हो गया, स्कैनएफ हो गया, या अलग अलग अपन फंक्शन बनाए, यूजर डिफाइंड फंक्शंस देते हैं, और उन सबको कॉल किया जाता है या उन सबको ऑपरेट करने के लिए एक मेन फंक्शन डिफाइन किया जाता है जिसके अंदर मेन प्रोग्राम का पार्ट होता है। तो जब भी अपन प्रोग्राम लिखेंगे, एक आदत में आपको डाल लेना है सी प्रोग्रामिंग में कि आपको मेन फंक्शन डिफाइन करना है, और मेन फंक्शन के अंदर की बॉडी सबसे पहले रन होती है। आप जितने भी फंक्शन डिफाइन करेंगे ना, वो रन नहीं होंगे। जब भी आप सी प्रोग्राम रन करेंगे तो पहले मेन फंक्शन की बॉडी रन होगी, फिर इस बॉडी के अंदर कहीं से वो फंक्शन कॉल हो रहा होगा तो जाके वो रन होगा, ठीक है। तो मेन फंक्शन आपको करना ही है। अब सिंस क्या है कि मेन फंक्शन वैल्यू भी रिटर्न करता है। मेन फंक्शन हमेशा एक वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा, और वैल्यू होती है इंटीजर टाइप की, इसलिए अपन हमेशा लिखते हैं मेन डिफाइन करते समय
इंट मेन और ये कर्व ब्रैकेट्स, और इसके बाद ये ऐसा ऐसा लगाना है पैरेंथेसिस, इसके बाद आपको देना होगा कर्ली ब्रैकेट्स, जिसके अंदर अब ये दो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, इसके बीच में आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपके प्रोग्राम होगा मेन। अपन जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे वो सब ये मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे और उसके बीच में चलाएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर टाइप की, और रिटर्न करता है मतलब यूजर को स्क्रीन पे दिखाता है, और इससे ये भी पता चलता है कि आपका प्रोग्राम सही से रन हुआ। जब भी आप यहाँ पे अपन रिटर्न कराएंगे हमेशा वैल्यू रिटर्न 0, प्रोग्राम के अंदर अपन लिख रहे होंगे रिटर्न 0, तो जब भी आप 0 वैल्यू, अगर प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ होगा तो 0 वैल्यू आपको स्क्रीन पे नीचे कोड में बारीक सा दिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ और नॉन जीरो वैल्यू आती है या कुछ भी अदर अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आता है तो इससे पता चलेगा प्रोग्राम कहीं ना कहीं गलत है, प्रोग्राम सही से रन नहीं हो रहा। अब कुछ कंपाइलर्स में क्या होता है ना, ये भी चल जाता है वॉइड मेन, जब आप फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराते, कुछ नहीं, मतलब खाली कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, तो वहाँ पे वॉइड कीवर्ड यूज होता है। पर ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है और अपन इसको जनरली अवॉइड करेंगे जब तक अपने को जरूरत नहीं है। तो अपन हमेशा कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे और इंट मेन से उसकी बॉडी डिफाइन होगी, पैरेंथेसिस लगेंगे और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर पूरा प्रोग्राम आएगा। तो यहाँ पे आपको एक और चीज क्लियर हो गई होगी, ये रिटर्न शब्द क्या है। रिटर्न एक कीवर्ड है, रिटर्न आप एज अ वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, आप रिटर्न इक्वल टू 7 ऐसी वैल्यू वहाँ पे कहीं पे भी कहीं और जगह पे कोड में डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि रिटर्न अपने आप में एक कीवर्ड होता है, इसका एक स्पेशल मीनिंग रिजर्व है, ठीक है गाइस। तो ये अपन ने सारी बातें डिस्कस कर ली है, अब एक रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से समझते हैं और फिर अपन अपना पहला कोड बनाएंगे। ये सब मैं आपको पहले बता दिया हूँ ताकि आपको कोड लिखते समय बहुत इजीली समझ आ जाए और आप बहुत इजीली सब समझ के कर पाएंगे। एग्जाम्पल अब कुछ ऐसा है कि अपना है ना एक यार दोस्त है चिंटू, ये है ना अभी 4th क्लास में ही है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। तो यार एक दिन यार मेरे पास आया तो बोले बहुत परेशान हूँ मैं। मैंने कहा क्यों परेशान है? तो बोले टीचर से परेशान हूँ, रोज़ होमवर्क देती है। मैंने कहा होमवर्क तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, कर लिया कर। तो बोले होमवर्क से परेशान नहीं हूँ, होमवर्क जो देती है उससे परेशान हूँ कि होमवर्क में रोज़ एक ही चीज़ मिलती है, वो है रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने को। तो मैंने कहा यार ठीक है, उससे मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस होगी, पर बोले कितनी करूँ, कर करके थक गया। तो बोले अब यार भैया आप कुछ ऐसा करो कि मुझे ना सिर्फ कंप्यूटर को ऐसा बताना पड़े कि लेंथ ये है और ब्रेथ ये है, और मुझे पता चल जाए कि उसका एरिया क्या है डायरेक्टली, ताकि मैं होमवर्क में लिख दूँ और मेरा काम आसान हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं कुछ। तो फिर यार अब अपने को इसकी मदद करनी है। तो इससे अपने को एक चीज़ तो ये समझ आ रही है कि अपने को यूज़र यानी कि जो चिंटू है उससे दो चीज़ें पूछनी पड़ेगी कि भाई चिंटू लेंथ बता और चिंटू ब्रेथ बता। ये दोनों जब बता देगा उसके बाद अपन रेक्टेंगल के एरिया के फॉर्मूले से क्या पता कर सकते हैं कि एरिया क्या होगा, और उसके बाद इसको आउटपुट के रूप में दे सकते हैं। तो इसको अगर स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम के फॉर्म में दर्शाया जाए तो कुछ इस तरह से हो सकता है कि भाई अपना यूज़र चिंटू था, इससे अपन ने इनपुट लिया लेंथ और ब्रेथ, ये अपन इनपुट लेंगे, और अब सिंस इनपुट लेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर ऑपरेशन लगाने के लिए उसको पहले स्टोर करना होगा। तो स्टोर कहाँ करेंगे? लेंथ और ब्रेथ के लिए अपन ने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए, एल और बी, ठीक है। तो अब ये तो आ गया इनपुट, इसके बाद अपन क्या करेंगे? एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो अब एरिया कैलकुलेट किससे करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा रेक्टेंगल का एरिया का। तो अब एरिया कैलकुलेट होगा तो इसको भी कहीं पे स्टोर कराना पड़ेगा ना, तभी तो अपन इसको आउटपुट के रूप में देंगे। तो इसके लिए भी अपन को एक तीसरा वेरिएबल और डिफाइन करना पड़ेगा ए नाम से, जिसको अपन दे देते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, अपन ए नाम से कर दे रहे हैं, ठीक। और फिर ये जो ए है इसको अपन आउटपुट के रूप में किसको देने वाले हैं? फिर से यूजर चिंटू को। तो कुछ ऐसा कुछ बनेगा। अब इसको थोड़ा सा देसी प्रोग्राम है, इसको अपन कंप्यूटर में बना के देखते हैं। तो चलो गाइस, तो अब देखो अपन लोग आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब क्या होता है, ये 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है प्रोग्राम लिखने के पहले। पहली बात ये है कि यार अपन जो एक एक लाइन में जो कोड लिखेंगे ना उसको अपन स्टेटमेंट बोलते हैं, जो पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होते हैं। तो क्या होता है, जो सी के जितने भी स्टेटमेंट होते हैं ना उसका एक रूल होता है कि आपको स्टेटमेंट खत्म होने पे एक सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। वी नीड टू ऐड अ सेमीकोलन आफ्टर एवरी सी स्टेटमेंट। इससे क्या होता है, जो आपका कंपाइलर है जो प्रोग्राम को चलाएगा उसको ये समझ आता है कि वो स्टेटमेंट वहाँ पे खत्म हो गया है और उसके बाद से नया स्टेटमेंट शुरू होगा, ठीक है। तो हर एक स्टेटमेंट को अपने को सेमीकोलन से एंड करना है। तो सेमीकोलन यहाँ पे क्या काम कर रहा है कि स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम कर रहा है। तो अब अगली बात ये आती है कि यार अपने को पता है कि अपन स्टेटमेंट को एंड कर दे रहे हैं सेमीकोलन से, तो आप चाहो तो एक ही लाइन में सेमीकोलन लगा लगा के 2, 4, 6 जितने आप चाहो सी स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। एक ही लाइन में आप चाहो तो पूरा कोड भी लिख सकते हो, बट क्या वो फीजिबल होगा? मतलब क्या अपने लिए समझना उसको आसान होगा? एक ही लाइन में लिखा होगा तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए अपन जनरली ऐसी प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते। अपन एक लाइन में एक ही सी स्टेटमेंट लिखेंगे और सेमीकोलन से उसको एंड करेंगे। लिख सकते हैं आप, कभी कभी 2 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। और उसके बाद थर्ड बात ये है कि जिस ऑर्डर में आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगे। मान लो आपको 5वीं लाइन जो आपने कोड की लिखी है वो बाद में चलवानी है, तो आपको उसको नीचे ही लिखना होगा। उसको आप टॉप पे लिख दोगे, या आपने वेरिएबल पहले यूज कर लिया
उसका अरिथमेटिक ऑपरेशन पहले दे दिया और बाद में उसको डिफाइन कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। उसको उसी ऑर्डर में चलाना है, पहले आपको डिफाइन करना होगा, फिर उसके बाद उसको यूज करना होगा, ठीक है। पर कई बार क्या होता है इसमें भी अपन जैसे फंक्शन कॉलिंग अपन पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा अल्टर होता है ये, कि क्या होता है कि आप नीचे से फोर्सफुली एक किसी स्टेटमेंट को कॉल कर रहे हो ऊपर के स्टेटमेंट को, ठीक है, तो नीचे से ऐसा उल्टा फ्लो भी जाता है कई बार, नहीं तो टॉप डाउन ऐसा फ्लो होगा, ठीक है। ऊपर से नीचे तक के सारे स्टेटमेंट इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो जिस ऑर्डर में आप चलाना चाहते हैं उसी ऑर्डर में अपन सारे स्टेटमेंट लिखेंगे। अब क्या होता है, एक और बात यह है कि जितने भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो अपन लोअर केस में लिखेंगे। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स, अपन कैप्स लॉक दबा के कैपिटल लेटर्स का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि सी के अंदर जितने भी आप कीवर्ड्स पढ़ेंगे तो कीवर्ड्स मैंने आपको बताया था जिनका स्पेशल मीनिंग रिजर्व होता है, जैसे कि स्मॉल फॉर होता है फॉर लूप के लिए, लेकिन कैपिटल फॉर नहीं होता है, मतलब FOR कैपिटल में नहीं होता, तो वो एक एरर दे देगा, वो उसकी एक डेफिनेशन सी कंपाइलर के पास नहीं है, क्योंकि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो अपर केस और लोअर केस को अलग अलग तरह से ट्रीट करती है, ठीक है। बड़े छोटे लेटर अलग अलग होते हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए इक्वल नहीं होते यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो स्टेटमेंट्स अपने को हमेशा लोअर केस में लिखने हैं, पर इसमें क्या है जैसे कि अपन प्रिंटफ स्कैनफ अपन ने पढ़े, तो अपन जैसे कि कुछ आउटपुट देना चाह रहे हैं जो कैपिटल केस में, तो वो अपन उसके अंदर दे सकते हैं, जो एज इट इज आपको स्क्रीन पे देना है वो आप कैपिटल में लिख सकते हो, वहाँ आप सिंबल लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इनपुट में भी अपने को कुछ कैरेक्टर को कैपिटल में इनपुट लेना है तो अपन ले सकते हैं, ठीक है। ये सब अपन प्रोग्रामिंग आप जैसे जैसे करेंगे आपको समझ आएगा। तो ये थे वो पॉइंट। अब अपन वो जो चिंटू वाला कोड अपन बना रहे थे उसको अपन VS कोड में चला के देखते हैं। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ पहले और इसको अपन क्लोज करते हैं। इसके बाद देखो स्क्रीन पे मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल्ड है, इसके अंदर अपन ने कंपाइलर कनेक्ट कर रखा है, अपन ने एक्सटेंशंस डाउनलोड कर रखे हैं। तो ये सब मैंने कैसे किया था एपिसोड 3 में ये मैंने पूरा बताया हुआ है डिटेल में, तो आपने अगर नहीं कर रखा VS कोड इंस्टॉल तो वहां से आप देख के कर सकते हैं, बिल्कुल हिंदी भाषा में देसी भाषा में पूरा बताया हुआ है मैंने, ठीक है गाइस। तो आपने को करना क्या, अपने को VS कोड खोल लेना है, तो ये कुछ इस तरह से खुलेगा, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन है जब भी आप सी में पहला प्रोग्राम बनाएं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए न्यू फाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट कर लो, तो ये ऐसा आएगा। पहले ये गेट स्टार्टेड वाले को यहाँ से क्लोज कर देना। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट अ लैंग्वेज का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे अपन सी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये सी वाले को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है गाइस। ये कर लेने के बाद आप कोड लिखने के लिए अब आप तैयार है। ये VS कोड की पहली लाइन ऑफ कोड यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कमेंट देना। कमेंट आपको मैंने बताया कि वो रन नहीं होता है, तो ये डबल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे अपन प्रोग्राम की हेडिंग दे देते हैं, तो वो क्या देते हैं अपन, प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर चिंटू, जो अपनी प्रोग्राम का काम होगा। तो इससे क्या होगा ना, आपने जैसे इसको अभी क्लोज कर दिया लेकिन आप बाद में खोलोगे, आपको नहीं पता, जैसे कई बार बहुत बड़ा कोड भी होता है, आपको नहीं पता नीचे का क्या काम करेगा, तो ये हेडिंग देख के समझ में आ जाता है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, प्रोग्राम की पहली हेडिंग क्या होगी, हेडर फाइल आपको जोड़नी है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include stdio.h, क्योंकि जो प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन है वो इसके फंक्शन है, ये जोड़े बिगर वो आप यूज नहीं कर सकते और उनके बिगर इनपुट आउटपुट पॉसिबल नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये कनेक्ट कर लिया। अब इसके बाद अपना मेन फंक्शन अपने को डिफाइन करना है, वो वैल्यू रिटर्न करेगा 0, उससे अपने को पता चलेगा कि प्रोग्राम सही से काम कर रहा है, तो उससे अपन वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, इसलिए इंटीजर टाइप की होगी वो, तो इंट मेन लिखेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। ये हमको इसका फॉर्मेट ये होता है फंक्शन का कि आपको पैरेंथेसिस देना है, देन आपको उसको ओपन करने के लिए कर्व्ड ब्रैकेट देना है। तो अब अपने को क्या करना है यार, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए अपने को क्या लगेगा, लेंथ और ब्रेथ लगेगा। तो दो वेरिएबल्स तो लेंथ और ब्रेथ इनपुट लेके स्टोर कराने के लिए लगेंगे, और फिर उसका एरिया जो निकालेंगे उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कराना होगा, है ना। तो अपने को 3 वेरिएबल्स लग रहे हैं कुल मिला के, तो अपन तीनों वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। तो अब क्या होता है ना कि अपन इंटीजर में लेके चल रहे हैं अभी, जैसे पॉइंट वाली वैल्यूज अभी इनिशियल लेवल पे अपन नहीं लेते, तो अपन इंटीजर टाइप की वैल्यू डिफाइन करें तो इंट। अब अपन वेरिएबल क्या है, मैंने वहाँ पे अभी आपको समझाया तो वहाँ पे कैपिटल ले लिए थे, तो मैं आपको एल और यही ले लेता हूँ, कैपिटल एल। वेरिएबल आप जैसा डिफाइन करोगे आपको यूज करते समय भी कैपिटल एल ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल एल ले लेंगे तो उसमें वैल्यू असाइन नहीं होगी और एरर आएगा। तो इंटीजर टाइप की कैपिटल एल कैपिटल बी, ठीक है। डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम ये आपको देना होता है। देन इसके बाद एरिया को स्टोर कराने के लिए अपन कैपिटल ए ले लेते हैं, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए आप चाहते तो पूरा लेंथ लिख सकते थे, ब्रेथ लिख सकते थे, एरिया लिख सकते थे, वो और अच्छा होता, लेकिन अभी इसको अपन ईजी रख रहे हैं, शॉर्ट रख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे मैंने यहाँ नहीं लगाया, तो देखो ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कनेक्ट करने के लिए एक हमने हेडर फाइल लगाई है, ठीक है गाइस। और ये एक फंक्शन है जिसकी फंक्शन की बॉडी को अपन ने खोला है, इसके अंदर ये जो अपन लिख रहे हैं ना एक एक लाइन, ये एक स्टेटमेंट है। तो इनको अब आप लिखोगे ना तो यहाँ सेमीकोलन लगेगा, तो ये आपको याद ऐसे रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अब अपन ने 3 वेरिएबल डिफाइन करे। अब अपने को क्या करना है कि लेंथ को इनपुट लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डालेंगे प्रिंटफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था यूजर को कुछ भी दिखाने के लिए। प्रिंटफ में आपको डबल कोट्स में लिखना है चिंटू एंटर योर लेंथ, ठीक है। चिंटू लेंथ बता, ये अपन ने लेंथ मिल ली है। और ऐसा ये जो डबल कोट्स में दिख रहा है ये पूरा ऐसा कैसा डिस्प्ले होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। देन सेमीकोलन लगाना है, ये स्टेटमेंट एंड किया है।
देन स्कैनएफ की मदद से मैंने आपको बताया था कि इनपुट लेते हैं, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखिए, समझ आएगा। स्कैनएफ की मदद से इनपुट लेते हैं, अपने को कौन से वेरिएबल में स्टोर कराना है, वैल्यू लेंथ की एल वाले में, तो कौन से फॉर्मेट की वैल्यू है वो, इंटीजर टाइप की, तो इंटीजर के लिए क्या यूज करते हैं, %d, ठीक है, तो यहाँ पे डबल कोट्स में %d लिखेंगे, कोट्स के बाहर आके कॉमा लगाना है, और एम्परसेंड जो कि एंड ऑपरेटर आपका होता है वो ये बताता है कि कौन से वेरिएबल में स्टोर करनी है वैल्यू, तो ये एंड के बाद आपको वो वेरिएबल का नाम देना है, एंड एल। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे, तो ये स्कैनएफ वाला भी स्टेटमेंट एंड हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे प्रिंटएफ लिखेंगे और यहाँ पे डबल कोट्स में हम लिख देते हैं चिंटू एंटर योर ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ मांग रहे हैं कि चिंटू ब्रेथ बता दो, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट एंड हो गया। तो ये ऐसा कैसा प्रिंट होगा, इसके बाद चिंटू एंटर योर ब्रेथ, ठीक है गाइस। और यहाँ पे अब इसको इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ डालना है आपको। ये भी अपन कैसे इनपुट ले रहे हैं, इंटीजर टाइप की ले रहे हैं, तो %d यहाँ पे लिखेंगे, कोड्स के अंदर बाहर आना है, कॉमा लगा के अपने को एम्परसेंड, और इसके साथ अपने को देना है वेरिएबल नेम b, और सेमीकोलन लगा देना है। तो इसकी मदद से ये डबल आप चला रहे हैं। अब आप क्या कर सकते थे, देखो आप चाहते तो यहाँ पे लिख देते चिंटू एंटर योर लेंथ एंड ब्रेथ, एक में ये दिखा देते, और स्कैनएफ में क्या करते %d स्पेस मार के एक %d और दे देते, या दोनों साथ में दे देते, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। और कॉमा लगा के, जैसे आपने एंड एल लिखा है ना, आप यहीं पे कॉमा लगा के एक एंड बी भी लिख देते, तो ये 4 लाइन का काम 2 लाइन में भी हो जाता। आप एक साथ 2-3 जितने चाहें उतने इनपुट दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वो डिफाइन भी करना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल में उनको स्टोर कराना है, ठीक है। तो ये अपन ने लेंथ और ब्रेथ इनपुट ले लिया। अब अपन इसको फॉर्मूला बता देते हैं कि एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एरिया अपन किस में असाइन करा रहे हैं, कैपिटल ए में। तो एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है। तो कैपिटल एल स्टार साइन यूज होता है मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे, और कैपिटल बी, सेमीकोलन आपको यहाँ पे लगा देना है। तो ये एरिया अपने पास ए वेरिएबल में आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, अपना एरिया आ गया, अब अपने को चिंटू को इसको दिखाना है। तो आप अपन क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे प्रिंटएफ की मदद से आउटपुट होता है प्रिंटएफ, और ये पैरेंथेसिस लगा के डबल कोट्स ले लेने हैं, और लिखना है चिंटू योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा मेरे को ऐसे याद आया कि आपको यार, अगर आप फोन के अंदर देख रहे होंगे तो ये बहुत छोटा दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा साइज कर देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा साइज कर लेता हूँ, तो अब आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। तो क्या है ना, अपन ने दोनों वेरिएबल की वैल्यू ले ली, अपन ने एरिया के लिए फॉर्मूला दे दिया, अब अपन एरिया को आउटपुट के रूप में दे रहे हैं, तो चिंटू योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, तो ये अच्छा दिखने के लिए कोलन लगा देता हूँ। अब इसके बाद क्या है, जब भी आप प्रिंटएफ की मदद से आउटपुट दे रहे हैं, तो जैसे आप स्कैनएफ में वेरिएबल में इनपुट लेते समय फॉर्मेट बता रहे थे कि किस फॉर्म की वैल्यू इनपुट ले रहे हैं, वैसे प्रिंटएफ के थ्रू आउटपुट देते समय भी आपको फॉर्मेट बताना पड़ता है। अभी जो दो आपने प्रिंटएफ यूज करे, आप उसमें ना तो कुछ आउटपुट दे रहे थे, वैल्यू कुछ आउटपुट नहीं दे रहे थे, सीधे टेक्स्ट दिखा रहे थे, तो वहाँ फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं थी, सीधे लिख दो, वैसा का वैसा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप वैल्यू आउटपुट दे रहे हैं एरिया की, तो यहाँ आपको उसका फॉर्मेट बताना होगा। तो एरिया भी, अगर आप मान लीजिए लेंथ आपने इंटीजर ली है, ब्रेथ इंटीजर ली है, तो 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करने पे आंसर भी इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पे इसका भी फॉर्मेट क्या होगा, %d। तो कोड्स आपने यहाँ पे लिख दिए थे, तो इसके अंदर डबल अलग से कोड्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये %d लिख दिया। अब आपको कोड से बाहर आना है, तो कॉमा लगा के यहाँ आप एंड ऑपरेटर नहीं देंगे, ठीक है, सीधे आपको लिख देना है कैपिटल ए, और बाहर सेमीकोलन लगा देना है। क्यों नहीं दिया एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का काम क्या था, ये स्कैनएफ फंक्शन में यूज होता है, और ये इसको बताता है कि इस जगह पे वैल्यू स्टोर करानी है, इस एड्रेस पे। अब अपने पास तो एक ही वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है ना, अपने को तो आउटपुट देना है, उसको पता है कहाँ पे स्टोर है, तो आपको एंड बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, खाली वेरिएबल का नेम देना है प्रिंटएफ में, ठीक है। तो चिंटू योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, ये %d की जगह जो भी एरिया की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और एरिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, अपना प्रोग्राम सही हुआ कि नहीं, चला कि नहीं, ये पता चलेगा रिटर्न वैल्यू से, ठीक है। अगर वैल्यू रिटर्न 1 होती है तो, या कुछ भी और होती है, तो प्रोग्राम सही से काम नहीं किया, लेकिन 0 रिटर्न हो रही है तो प्रोग्राम काम किया है, तो आपको आखिरी में लिखना है रिटर्न 0, ठीक है। तो ये अपना प्रोग्राम बन चुका है। अब अपन इसको नॉर्मल तरह से रन करके देखते हैं। तो नॉर्मल तरह से रन करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से आपको थोड़ा इसको छोटा कर रहा हूँ 2 सेकंड, यहाँ से आपको ये ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल का, यहाँ से आपको न्यू टर्मिनल खोल लेना है। अब न्यू टर्मिनल में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूँ, GCC लिखना है, और इसके बाद फाइल का नाम। तो अब गाइस यार क्या है ना, कि आप नॉर्मल तरह से चलाओगे तो पहले आपको फाइल सेव करना पड़ेगा। कोड रनर की मदद से Ctrl+Alt+N से चलाओगे तो वहाँ आपको फाइल सेव नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट भी आपको आउटपुट दिख जाता है, पर यहाँ आपको पहले फाइल सेव कर देना है। तो मैं इसको 1 सेकंड क्लोज कर रहा हूँ, अपन ने सेव नहीं किए, Ctrl+S दबा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे फर्स्ट नाम से सेव कर देता हूँ। तो देखो, सी की कोई भी फाइल होगी वो .c नाम से सेव होती है। Ctrl+S की मदद से मैंने यहाँ पे सेव किया, नाम दे दिया मैंने फर्स्ट और .c। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आप जैसे अगर देते फर्स्ट प्रोग्राम, अगर नाम देते, तो अगर फर्स्ट प्रोग्राम 2 वर्ड्स के बीच में अगर आप स्पेस दे देते तो ये यहाँ पे और सेव तो हो जाती फर्स्ट प्रोग्राम .c नाम से, लेकिन वो रन नहीं होती। क्या होता है ना कि दोनों के बीच स्पेस वैलिड नहीं है। आप अंडरस्कोर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्पेस नाम देते समय आपको फाइल नेम में यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो इसलिए मैंने सिंप्लिसिटी के लिए फर्स्ट .c ही रखा है नाम। अब आपको टर्मिनल खोलना है, न्यू टर्मिनल, यहाँ आप लिखेंगे GCC, और इसके बाद अपन यहाँ पे फाइल नेम जिसको अपन रन कराना चाह रहे हैं, तो first
सी, फिर आपको एक बार एंटर दबाना है। देन अब आपको क्या लिखना है, ये अभी .c फाइल है, इसको ये जीसीसी ने लिया है एज अ इनपुट, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में। तो आपको यहाँ पे लिखना है ./a.exe, ये दबा देंगे। इसके बाद आपको एंटर दबाना है। तो देखो आपका प्रोग्राम रन हो गया। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, अब ये मेरे से क्या पूछ रहा है, चिंटू एंटर योर लेंथ, ये चल गया। ठीक है, मैंने मान लीजिए 7 डाला। ठीक है, अब मेरे से पूछ रहा है चिंटू एंटर योर ब्रेथ, मैंने मान लीजिए 5 डाला। तो अब आपको भी पता है एरिया क्या आएगा, 7 5 35। तो देखो मैं एंटर दबाता हूँ, तो चिंटू योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 35। तो दोस्तों ये था अपना पहला प्रोग्राम जो कि मैंने आपको चला के बताया। अब क्या होगा, अगला जो वीडियो होगा ना, उसमें मैं बारीकियों पे थोड़ा सा और लेके चलूंगा आपको। मैं प्रोग्राम ही प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रिंटफ स्कैनफ की 4-5 प्रोग्राम आपको अलग अलग बना के दिखाऊंगा। तो वो जरूर से देखना, क्योंकि इसमें तो अपन ने एक देसी प्रोग्राम दिया चिंटू नाम से, ऐसे फॉर्मल प्रोग्राम्स आते हैं वो अपन अच्छे से वहाँ पे देखेंगे। ठीक है गाइस, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, और आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।